भाई आप लोगों की हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के साथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक्ट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जुडिशरी में आप लोगों का पहला कदम और हम लोगों की पार्टनरशिप एक साथ, इसीलिए हम लोग पार्टनरशिप से शुरुआत करते हैं ताकि एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाएं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना पाएं। तो पार्टनरशिप ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, तो लॉ के हिसाब से भी समझ आना चाहिए और हम लोगों के बीच में भी एक पार्टनरशिप डेवलप होनी चाहिए। देखो आप लोग मेरे साथ तैयारी करने वाले हो तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आप लोगों ने अपना एडमिशन ले लिया है। अब मैं आप लोगों से बोलूँगा कि पढ़ने के लिए अपनी कमर कस लेना। और एक बात मैं हमेशा हर स्टूडेंट से कहता हूँ, थोड़ा सा सफ़र में उतार चढ़ाव ज़रूर आएंगे, मगर अपने आप को अकेला मत समझना। मैं आप लोगों के साथ हूँ और तैयारी आप अकेले नहीं कर रहे हो, हम सब साथ मिलकर कर रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल इम्बैलेंस होता है, हेल्थ इम्बैलेंस होता है, मेंटल इम्बैलेंस होता है, और यही जुडिशरी की तैयारी का सफ़र है। इसलिए इस सफ़र में कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं आप लोगों के साथ हमेशा हर तरीके से तैयार हूँ। ना सिर्फ यहाँ इस तरीके से मैं आप लोगों को खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, बल्कि इस क्लास के बाद भी मैं आप लोगों के लिए हर तरीके से तैयार हूँ। साथ में एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि भाई देखो, आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, जैसा कि मैंने कहा उतार चढ़ाव दोनों तरीके के आएंगे। रुकना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा, थोड़ा मेहनत भी लगानी पड़ेगी। ये उसी तरीके से है जैसे कि आप सपोज करो किसी हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाते हो। तो जब हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाते हो तो वहां पहुंच जाते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप शिमला के लिए निकले, आप घूमने जा रहे हो, तो आप ऊपर चढ़ रहे हो। ऊपर चढ़ने की जल्दबाजी मन में जरूर रहती है कि यार जल्दी से पहुंच जाएं ऊपर, ऊपर बहुत अच्छा होगा। मगर ऊपर बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर जो सफर है रास्ते का, वो रास्ता भी मजेदार कम नहीं है। वहाँ सुंदर सुंदर वादियां हैं, वहाँ रुकना भी पड़ता है और वहाँ चढ़ने के लिए जोर भी लगाना पड़ता है। मगर जो रास्ते का सफर है, उसमें जो खूबसूरती नजर आती है ना, वो खूबसूरती आपको ऊपर जाके नजर नहीं आती। होता है ऐसा? अगर कभी गए हो किसी भी हिल स्टेशन पर, रास्ता बहुत खूबसूरत है, तो इसी तरीके से जब आप जुडिशरी के सफर में चढ़ रहे हो तो रास्ता बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत इसलिए कहूंगा मैं क्योंकि आप इसमें अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करने का मौका ले रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा इस सफर को भी एंजॉय करना है और साथ मिल के सफर करेंगे, इस बात को भी मैं आप लोगों को बता दूं। चलिए, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे, एक दूसरे को अच्छे से जानते रहेंगे ताकि बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, तो आप लोग मुझसे अपनी बात कह पाओ और जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं वो मैं आप लोगों को समझा पाऊं। चलिए, अब इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को स्टार्ट करता हूं। भाई अगर मैं आप लोगों के साथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। और साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि हम लोग इसमें कितना पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, तो टोटल कितने सेक्शंस आप लोगों को इसमें नजर आते हैं? हाँ जी, जी बिल्कुल। टोटल सेक्शंस हैं इसमें सेक्शन 74। टोटल 74 सेक्शंस हैं। तो सर हम इसे, जब ये सेक्शन 74 है, तो हम इसे माइनर लॉ क्यों कह रहे हैं? भाई 74 सेक्शन कोई कम थोड़ी होते हैं। 74 सेक्शन कम नहीं है। अगर आप सोच के देखो, अगर मैं इधर इसके ऑलमोस्ट दुगने सेक्शन कर दूं, ऑलमोस्ट दुगने सेक्शन 167 तक ले जाऊं, तो टोटल आप लोगों को इतने सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट में नजर आएंगे, है ना? हम इसे मेजर लॉ कहते हैं, हम इसे मेजर लॉ कहते हैं, है ना? इसे हम मेजर लॉ कहते हैं। अगर इसी तरीके से मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट ऑलमोस्ट 400 कुछ सेक्शंस इसमें आपको नजर आएंगे, मगर ये भी जुडिशरी के हिसाब से माइनर लॉ कहलाता है। जैसे कि जे जे एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट से ज्यादा सेक्शंस हैं, मगर ये भी माइनर लॉ कहलाता है। तो सर ये सेक्शन के बेसिस पर माइनर या मेजर है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, ये सेक्शन के बेसिस पर मेजर और माइनर नहीं है। ये मेजर और माइनर का जो डिवीजन है वो कंटेंट के बेसिस पर नहीं,
बल्कि इस बेस पर है कि आप लोगों के लिए जुडिशरी में इस पॉइंट पर कितने नंबर में ये सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। ये माइनर और मेजर का डिफरेंस इस पर नहीं है कि सेक्शंस कितने हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि जुडिशरी में इसकी वैल्यू कितनी है, कितने नंबर का क्वेश्चन इससे आने वाला है। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से प्री के हिसाब से, तो प्री में ऑलमोस्ट आप लोगों से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेंस के बारे में, तो मेंस में आप लोगों से 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ जगह कुछ स्टेट में कंपलसरी है, कुछ स्टेट में कंपलसरी नहीं है, और जिन स्टेट में कंपलसरी है उसमें भी ये ऑप्शनल के साथ आता है। जैसे कि दिल्ली में कोई क्वेश्चन है, आया आया, नहीं आया नहीं आया, और अगर आ गया तो ऑप्शनल के साथ आ गया, या फिर कंपलसरी में आ गया, मगर आता एक ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से इन्होंने 50 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। 50 नंबर का पेपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से 10 नंबर का, 12 नंबर का, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो जो डिवीजन है वो आप लोगों से इसके बेसिस पर, यहां परसेंटेज के बेसिस पर है। और प्री में भी अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम अगर किसी स्टेट में आप लोगों को दिखेगा तो 7 नंबर से ज्यादा की इसकी वैल्यू नहीं नजर आएगी। तो जो मेजर और माइनर का डिवीजन है ये कंटेंट के बेसिस पर नहीं है, ये जो बेसिस है वो है आपकी जुडिशरी में इसके परसेंटेज क्या है, कितने नंबर का इसका पूछे जाने के चांस है। ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे का रीजन बताता हूं मैं आप लोगों को। मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं कि मैं आप लोगों को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाने जा रहा हूं, तो मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा वो जुडिशरी के हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये मैं आप लोगों को जुडिशरी के हिसाब से पढ़ाऊंगा, मगर मैं जुडिशरी के हिसाब से जब इसे पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी मैं आप लोगों को इस पर दूंगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मैं जुडिशरी के हिसाब से पढ़ाऊंगा? इससे पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मैंने चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज को पढ़ाया था। मैं खुद एक चार्टेड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी हूं, मेरी खुद की प्रैक्टिस है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं बात करूं कि मैंने टोटल आज तक कितनी पार्टनरशिप फर्म बनाई है, तो मैं कहूंगा कम से कम 1000 से ऊपर। तो मैं आप लोगों को इस पर एक ऐसा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दे सकता हूं कि इसे पढ़ने का एक बहुत बढ़िया तरीका क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। इनफैक्ट मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं, जब मैं आप लोगों को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब जब उन लोगों को पार्टनरशिप एक्ट में चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज में पढ़ाता था, तो मुझे इस एक्ट को पढ़ाने में 3 महीने लगते थे। इतना डिटेल है वहां, ठीक है। इसके बाद मैंने यूपीएससी लॉ ऑप्शनल में भी पढ़ाया है। मैंने यूपीएससी लॉ ऑप्शनल में जब पार्टनरशिप पढ़ाता था, तो मैं यहाँ पार्टनरशिप जो है ना, वहां क्योंकि लॉ ऑप्शनल पेपर होता था, तो पार्टनरशिप पे जो क्वेश्चन था ना वो बहुत ट्रिकी आता था। तो उसमें ऑलमोस्ट मुझे 20 क्लासेस तक चले जाते थे, 20 क्लासेस तक पार्टनरशिप के चले जाते थे। मगर मैं आप लोगों से बात करूं जुडिशरी की, तो जुडिशरी में इस पॉइंट पर टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आता, स्ट्रेट क्वेश्चन है। और जो लोग कह रहे हैं कि वो टेक्निकलिटीज है, मैं बोलूंगा वो एक्चुअल में टेक्निकलिटीज नहीं, वो छोटी सी इन डेप्थ है, छोटी सी इन डेप्थ है। तो पढ़ाने का तरीका जो मैं आप लोगों को रख रहा हूं वो बहुत डिटेल्ड नहीं रखूंगा, मगर इतना जरूर रखेंगे कि आप लोगों का जुडिशरी कवर हो जाए। क्योंकि अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप पर, तो लॉ डाइजेस्ट तो वहां पर भी लिखे हुए हैं, जैसे सीआरपीसी पर लॉ डाइजेस्ट लिखा हुआ है, ऐसे ही तो पार्टनरशिप पर भी लॉ डाइजेस्ट लिखा हुआ है। तो अगर मैं आप लोगों के साथ पार्टनरशिप शुरू करूं तो 3 महीने लगा सकता हूं मैं पढ़ाने में, और वो भी 2.5-2.5 घंटे की क्लास। इतना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है पार्टनरशिप में। तो लॉ की जो परसेंटेज है वो मेजर और माइनर की उस पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से होती है। पर मैं आप लोगों को इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं आप लोगों को इस एक्ट को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा, मतलब बिल्कुल एक्चुअल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ऐसे बात नहीं करेंगे कि चीजें चल रही हैं, पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। इसके साथ इसके बेसिस पर प्री का क्वेश्चन भी होगा और मेंस का क्वेश्चन भी होगा, मगर पढ़ने का तरीका बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच का रखेंगे। मैं इसी तरीके से आप लोगों को जो भी लॉ पढ़ाता हूं वो इसी तरीके से पढ़ाता हूं। मतलब लॉ जो है ना वो किताबों में नहीं, यहां होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट आंखें के सामने से गया तो आपको पता चलना चाहिए ये चीज क्या एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। चलो भाई, अब इसी के साथ हम लोग पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। इसी के साथ हम लोग पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना शुरू करते हैं।
ये पार्टनरशिप में आप लोगों से पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। इससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है पार्ट प्रॉफिट। पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्ट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में आप क्या कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो। हाँ जी, प्रॉफिट में डिवीजन कर रहे हो, या फिर ऐसे बोलूं प्रॉफिट की शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की शेयरिंग हो रही है। जब मैं बात करता हूं प्रॉफिट की, तो ये प्रॉफिट आता कहां से है, तो ये प्रॉफिट आता है हमेशा बिजनेस से। ये प्रॉफिट आता है हमेशा बिजनेस से, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि मैं आप लोगों को पार्टनरशिप पढ़ाना शुरू करूं। एक्चुअल में जानते हैं कि पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट पड़ती कहां है, वाई पार्टनरशिप, और इसी को क्यों पढ़ें, कुछ और क्यों नहीं पढ़ रहे हम। तो इसे ना एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके चलते हैं कि पार्टनरशिप का रोल आता कहां है। क्यों मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, मैं इसके पीछे का रीजन बताता हूं। देखो, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि सबसे पहले ह्यूमन था, सबसे पहले ह्यूमन था, इसकी लाइफ में कोई इशू था, कोई प्रॉब्लम थी या ग्रीवियांस थी, इसकी लाइफ में कोई इशू था या ग्रीवियांस थी। इस ग्रीवियांस को रिजॉल्व करने के लिए यहां लॉ आया है, इस ग्रीवियांस को रिजॉल्व करने के लिए लॉ आया है। इस तरीके से लॉ आता है ना। ऐसा नहीं है कि पहले लॉ था बाद में इंसान आया है, ठीक है। तो इसी के रेफरेंस में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि भाई हम लोग यहां किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, मगर पार्टनरशिप किस में हो रही है, बिजनेस में हो रही है। और हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने वाले हैं, और ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक्ट है। अब बात ये है कि जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये तो 1932 में आया, क्या इससे पहले लोग बिजनेस नहीं करते थे, इससे पहले लोग बिजनेस नहीं करते थे, बिजनेस तो तब भी करते थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया 1932 में कि लगा चलो पार्टनरशिप ले आते हैं, चलो पार्टनरशिप ले आते हैं। ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, ऐसी कौन सी दुनिया पलट गई। तो इसके रेफरेंस में लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप 1932 में लिखा गया, इससे पहले पार्टनरशिप के प्रोविजन 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे हुए थे। सेक्शन 239 से सेक्शन 266 के बीच में ये प्रोविजन लिखे हुए थे। मैं कहता हूं चलो यार, यहां भी लेके आ गया 1872। तो इससे पहले आदमी बिजनेस नहीं करता था, खाता कमाता नहीं था। मतलब कभी तो सोचा होगा ना इंसान ने कि चलो आओ अब पार्टनरशिप लिखते हैं, बहुत हो गया बिजनेस, अब तो कमा लिया, चलो अब लॉ लिखते हैं इस पे। कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना लाइफ में कि जहां ऐसा लगा होगा कि चलो पार्टनरशिप करने की जरूरत है। या इससे पहले जो बिजनेस होता था वो बिजनेस कैसे होता था, बिजनेस करने का तरीका क्या होता था, ठीक है। जिससे मैं आज भी तुम्हें इस बारे में बात बताऊं, आज भी ना सेम हाल है। अगर मैं आप लोगों से कहूं बिजनेस, बिजनेस कितना पुराना है, तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आप एंशियंट हिस्ट्री में जाओ, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री में जाओ, तो एंशियंट हिस्ट्री में आप लोगों को साइट मिलती हैं, धोलावीरा, लोथल, ऐसे करके ना आप लोगों को साइट मिलती है, आर्कोलॉजिकल साइट्स ही। अगर इन साइट्स के बारे में हिस्ट्री में अगर आप पढ़ो ना, तो आपको पता चलेगा ये साइट्स थी गुजरात के पास। यहाँ ना अफगानिस्तान से घोड़े आते थे और उनकी सेल होती थी। तो व्यापार तो तब से हो रहा है, तो वहां नहीं लगा पार्टनरशिप की जरूरत है। एंशियंट टाइम की बात, एंशियंट टाइम की बात हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेडिएवल पीरियड बीच में आया 1932 में या 1872 में। ऐसा क्या हुआ जहां ऐसा लगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिखने की जरूरत है। क्वेश्चन जेन्युइन लग रहा है मेरा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर कुछ भी बात कर रहे हो आप। तो हमें ना इसी रेफरेंस में चीजें समझने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि क्या होता है कि यहां बिजनेस होता है, कोई आदमी बिजनेस कर रहा होता है। जब आदमी बिजनेस कर रहा होता है ना, तो बिजनेस करने के एक्चुअल में मॉडल है, बिजनेस करने के एक्चुअल में मॉडल है।
तो यहां एक्चुअल में जो बिजनेस जो है ना वो गवर्न होता है मोरालिटी के बेसिस पर। बिजनेस जो गवर्न होता है ना वो मोरालिटी के बेसिस पर गवर्न होता है। बिजनेस जो गवर्न होता है ना वो गवर्न होता है प्रोमिसेस के बेसिस पर, प्रोमिसेस के बेसिस पर। और यहां किसी लॉ की जरूरत नहीं होती, यहां किसी लॉ की जरूरत नहीं होती। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आप किसी आदमी को गाड़ी बेचना चाहते हो, आपका रिश्तेदार है, जान पहचान वाला है, बोले गाड़ी ले जा, बाद में दे दियो पैसे। होता है ऐसा? विश्वास पे चलता है ना बिजनेस। अगर जो आदमी ये सोच के चले कि नहीं बिजनेस में विश्वास नहीं करूंगा, बिजनेस नहीं चला पाएगा। बिजनेस विश्वास पे चलता है और ये हमेशा से चलता चला आता है। ऐसा नहीं है कि आज चलता चला आ रहा है। अगर मैं लॉ में इस विश्वास की नाम की बात करूं जो मोरालिटी के बेसिस पर चलता है, इसे हम कहते थे पैक्टा संट सर्वेंडा। पैक्टा संट सर्वेंडा यानी कि इसका मतलब था कि जो आपने बिजनेस में वादा किया है, जो बिजनेस प्रोमिसेस हैं वो निभाने पड़ेंगे। जो बिजनेसेस प्रोमिसेस हैं इन्हें निभाना पड़ेगा। ये एक मोरालिटी का रूल था जिसे हम इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी जानते हैं। मोरालिटी का रूल था और कोई लॉ नहीं बिजनेस करने के लिए, ठीक है। मगर लोगों ने मोरालिटी जानी ही नहीं, लोगों ने मोरालिटी को ब्रेक किया। होता है ना आज के टाइम में, जैसे कि चाइना में कहावत भी है, जो लॉ बनाए जाते हैं ना वो क्रिमिनल्स के लिए, सिविलियंस को लॉ की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मोरालिटी के बेसिस पर गवर्न करते हैं। हर आदमी ट्रैफिक रूल का पालन कर रहा होता, तो क्या पेनल्टी लगाने की जरूरत पड़ती? बस एक बार लिख देते कि ऐसे होना है, लोग ऐसे फॉलो कर रहे होते। पर एक्चुअल में लोग इस मोरालिटी को फॉलो नहीं करते। जैसे कि क्लास में मैं आया, बच्चों ने गुड मॉर्निंग भी नहीं किया, तो मुझे बताना पड़ा ना क्या गुड मॉर्निंग भी कहना होता है। यही मैं फाइन लगा दूं कि भाई जो गुड मॉर्निंग नहीं करेगा मुझे समझ लेना फिर। समझ रहे हो? तो मोरालिटी में लोगों का विश्वास नहीं है, मोरालिटी में लोगों का विश्वास नहीं है। जब ये मोरालिटी में विश्वास नहीं था ना, इसी के लिए यहां लॉ लिखा गया, इसी के लिए यहां लॉ लिखा गया, ठीक है। जब ये लॉ लिखा गया इसके लिए, तो इस केस में लेजिस्लेचर ने जब इस पॉइंट पर लॉ लिखा तो उसने एक बात कहते हुए लिखा, देखो वैसे तो ये सारी चीजें मोरालिटी के बेसिस पर गवर्न होनी चाहिए, मगर तुम लोग चाहते हो क्योंकि लोगों में आपस में विश्वास बना रहे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लॉ लिख रहा हूं, वरना मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। लेजिस्लेचर ऐसा कहता है इस लॉ को लिखते हुए। इसीलिए ना आप लोगों को यहां जो सेक्शंस हैं वो इस नाम से मिलते हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। मोस्ट ऑफ दी सेक्शन आप लोगों को इसी तरीके से लिखे हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं जो आदमी आपस में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने आप को अबाइड करने के लिए तैयार है, मुझे उसके लिए लॉ लिखने की जरूरत ही नहीं है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज, मोस्ट ऑफ दी सेक्शन आप लोगों को इसी तरीके से लिखे हुए नजर आएंगे। और उसके बाद वो आप लोगों को यहां पार्टनरशिप जैसा लॉ लिख के दिखाते हैं। पार्टनरशिप जैसा लॉ आप लोगों को यहां लिखकर दिखाते हैं कि बिजनेस करने के रूल्स और रेगुलेशन कैसे होंगे, बिजनेस करने के रूल्स और रेगुलेशंस कैसे होंगे, यहां ये इस तरीके से बताते हैं। इसलिए यहां पार्टनरशिप एक्ट लिखा हुआ नजर आता है। सर क्या अकेला पार्टनरशिप एक्ट लिखा? मैं बोलूंगा नहीं, इसमें लेजिस्लेचर का एक इंटरेस्ट और डेवलप हो गया। लेजिस्लेचर का ओवर द टाइम एक इंटरेस्ट और डेवलप हो गया। ये इंटरेस्ट था टैक्सेशन। टैक्स हमेशा से लिया जाता था बिजनेस करने पे। जैसे कि अगर पहले बात करूं तो पहले ना बाजार लगती थी, तो बाजार में जो आदमी की जमीन पर मार्केट लगता था ना वो टैक्स कलेक्ट करता था। जितने भी सेल ट्रांजैक्शन होगी उसका 1% उसका होगा। आज भी ऐसा है। बहुत सारे गांवों में जहां जानवर बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, वहां आप जाओ तो एक चौधरी बना हुआ बैठा है उस गांव का, और वो आदमी जो भी सेल ट्रांजैक्शन होती है उसके अंडर में होती है और उससे पैसे दिया जाता है। कोई आदमी सर कोई सेल ट्रांजैक्शन उसके अंडर में क्यों करता है? कि गांव है, बात बात पर गोली चल जाती है। तो जो आदमी जिम्मेदार होता है
उस आदमी से कोई छीन के जबरदस्ती चीजें नहीं लेके जा सकता अगर वो बेचना नहीं चाहता, कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, इस चीज के प्रोटेक्शन के नाम पर वो पैसा ले रहा है। तो आज भी ऐसी चीजें चलती हैं। तो लेजिस्लेचर का भी एक इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था टैक्सेशन का। तो इसलिए आज के टाइम में जब हम लॉ पढ़ते हैं पार्टनरशिप, तो हम लोगों को इसके रेफरेंस में ये जानने की जरूरत है कि हम बिजनेस करने वाले हैं तो बिजनेस में कैसे करने वाले हैं और बिजनेस करने का तरीका क्या क्या है। आज के टाइम में लॉ क्यों लिखा गया, ये बात समझ आ रही है? अगर आप देखोगे तो ना सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट लिखा बल्कि कंपनीज एक्ट भी तो लिखा। बिजनेस करने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका, ना सिर्फ कंपनीज एक्ट लिखा। सर क्या सिर्फ पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट लिखा या कुछ और भी लिखा? मैं बोलूंगा, अगर आप देखोगे तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया बिजनेस करने के लिए। हिंदू अनडिवाइडेड जैसे बिजनेस करने के लिए कॉर्पोरेट इसको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बिजनेस कन्वीनियंस के लिए एलएलपी जैसी चीजों को रिकॉग्नाइज किया। बिजनेस कन्वीनियंस के लिए यहां 1 पर्सन कंपनी जैसी चीजों को लेकर आए, 1 पर्सन जैसी कंपनी चीजों को लेकर आए। तो इस तरीके से लेजिस्लेचर ने, लोग मोरालिटी को फॉलो नहीं करते थे इसलिए बिजनेस में लॉ लिखे कि बिजनेस में एक्चुअल में क्या फॉलो होना चाहिए। तो बिजनेस करने के बहुत सारे रूल्स हैं, मगर बात यह है कि हम कौन सा चुने। मैं कहता हूं सपोज करो आज आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो कौन सा मॉडल चुनोगे बिजनेस का, कौन सा चुनना चाहिए मुझे? क्योंकि अगर सपोज करो मेरे पास कोई पर्सन आ रहा है जो कि बिजनेसमैन है, जो कि बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन अगर मेरे पास कोई आ रहा है और ये बिजनेस करना चाहता है, मैं ये कहता हूं, आप लोगों को लगता होगा कि वो पर्सन कहते हुए आता है कि साहब मुझे कंपनी बनानी है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं कहते हुए कि मुझे कंपनी बनानी है, पर एक्चुअल में उन्हें ना फर्म और कंपनी में डिफरेंस ही नहीं पता होता। उन्हें कॉरपोरेट आइडेंटिटी और नॉन कॉरपोरेट आइडेंटिटी में डिफरेंस नहीं पता होता। तो जब वो मुझे आते हैं, मेरे पास बैठते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि एक्चुअल में बिजनेस क्या करना चाहते हो, कितनी कैपिटल लगाना चाहते हो। उसके बाद मैं उन्हें बताता हूं कि बिजनेस कौन से तरीके से बेहतर है, बिजनेस कौन से तरीके से बेहतर है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई पर्सन मेरे पास आया और वो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई एक बात बताओ, तुम बिजनेस करना चाहते हो? वो कहते हैं हाँ। मैं पूछता हूं कितने लोग मिलकर तुम बिजनेस करना चाहते हो, यानी कि नंबर ऑफ पर्संस कितने हो तुम, नंबर ऑफ पर्संस कितने हो तुम। उसके बाद मैं उससे पूछूंगा तुम्हारे पास पैसा कितना है लगाने का, कैपिटल कितनी है तुम्हारी। उसके बाद मैं पूछूंगा तुम्हें क्या लगता है बिजनेस में कितने परसेंट का प्रॉफिट है, बिजनेस में कितने परसेंट का प्रॉफिट है, तुम्हें क्या लगता है? सर ये सारी बातें आदमी बताता है, बिल्कुल बताता है। क्रिमिनल आके ये भी बताता है कि मैंने मर्डर किया है, मैंने रेप किया है, बिल्कुल जेन्युइनली बताता है आके। उसके बाद मैं उससे पूछता हूं भाई नंबर ऑफ पर्सन हो गए, कैपिटल हो गए, बिजनेस में प्रॉफिट कितना है। मैं इससे पूछूंगा कि लॉ के कितने एक्सपेंसेस उठा सकते हो, लॉ के कितने एक्सपेंसेस उठा सकते हो। फिर मैं इससे पूछूंगा एक्चुअल में बिजनेस का, बिजनेस की ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ और बिजनेस को लेकर तुम्हारा विजन क्या है। मैं सवाल पूछता हूं उससे, उसके बाद मैं उसे आइडिया सजेस्ट करता हूं कि उसे कौन से फॉर्म में बिजनेस कर लेना चाहिए। सर जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल उस पर्सन ने मुझसे कहा कि मैं चाय की दुकान खोलना चाहता हूं। आपको लगेगा सर चाय की दुकान खोलने वाला ये बातें क्यों करेगा? भाई करता है, डिपेंड करता है उसका चाय का विजन कैसा है। जैसे कि कॉफी शॉप खोलना चाहता है वो, जैसे कि चाय नुक्कड़ खोलना चाहता है वो, और हो सकता है बाद में वो ट्रेड बढ़ाने के बाद अपने चीज़ों को इंस्टा की रील के थ्रू इतना प्रमोट करे कि वो चाहता हो कि मैं काफ़ी सारी ब्रांचेस खोलूं। अभी एक शॉप स्टार्ट कर रहा है, विजन उसका बड़ा हो सकता है, पॉसिबल है।
तो उस केस में मैं उस पर्सन से यही पूछता हूं, पहले तो ये बताओ तुम लोग कितने बिजनेस करने वाले लोग हो। तो कहता है एक है या दो हैं। तो डिपेंड करता है कि वो पर्सन जो है वो अपने आप को सिंगल पर्सन बता रहा है या फिर वो यहां दो या दो से ज्यादा पर्सन बता रहा है, टू और मोर पर्सन बता रहा है। उसके बाद मैं उससे पूछता हूं कितने पैसे लगाने वाले हो। वो मुझसे कहता है कि सर मैं तो 1 लाख रुपए लगाऊंगा बस, इससे ज्यादा नहीं लगा पाऊंगा। फिर मैं उससे पूछूंगा बिजनेस में प्रॉफिट कितना है। कहता है 100% का प्रॉफिट है। 100% का प्रॉफिट है, लगता ही क्या है। तो उसके हिसाब से मैं उसे सजेस्ट करूंगा। फिर उसके बाद पूछूंगा कितने एक्सपेंसेस लॉ के बियर कर पाओगे। क्यों सर, क्योंकि जो आदमी अगर बिजनेस करने जा रहा है जीएसटी का रिटर्न तो फाइल करेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न तो फाइल करेगा, अपना रिटर्न तो फाइल करेगा बाद में, है ना। तो उसके लॉ के एक्सपेंसेस है ना, खुद तो कर नहीं सकता, किसी ना किसी से तो करवाएगा। तो इसलिए उसका आइडिया पहले ही लिया जाता है। उसके बाद उससे पूछा जाता है बिजनेस की ग्रोथ और विजन क्या है। यानी कि अरे साहब हमारा तो क्या ही है, हम तो एक दुकान खोलेंगे उसी में अपना जीवन गुजार देंगे। कुछ आदमी आते हैं नहीं साहब ग्रो करूंगा बिजनेस को। तो डिपेंड करता है कि कौन सा आदमी किस थॉट प्रोसेस के साथ आ रहा है। ठीक है। अब मैं कहता हूं डिपेंड करता है ये एक पर्सन आया है या फिर ये टू और मोर पर्सन आया है। अगर ये सिंगल पर्सन आया है और इसका विजन बड़ा है, सिंगल पर्सन आया इसका विजन बड़ा है, तो मैं इससे कहता हूं तुम जो बिजनेस करो वो कॉर्पोरेट फॉर्म में करो। तुम जो बिजनेस करो वो कॉर्पोरेट फॉर्म में करो। ठीक है। अगर वो कहता है कि नहीं साहब मेरे पास तो कम पैसा है, मैं कम पूंजी के साथ काम करने वाला हूं, तो मैं उससे कहूंगा तुम बिजनेस करो सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में। सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में। जब कोई पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में बिजनेस कर रहा है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि मैं उसका इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर एक पैन नंबर दिलवा दूंगा और प्लस उसका एक जीएसटी नंबर दिलवा दूंगा, और उसके बाद वो ईयरली अपना जीएसटी भरवाता रहेगा। शायद 500,000 रुपए का खर्चा आएगा सालाना, और उसके बेसिस पर ही काम करवाता रहेगा। अब वो कहता है कि नहीं साहब मेरा तो विजन बड़ा है, मैं अकेला काम कर रहा हूं मगर मेरा विजन बड़ा है, तो मैं उससे कहूंगा कि तुम कॉर्पोरेट फॉर्म में काम करने की कोशिश करो। यानी कि तुम जो है ना 1 पर्सन कंपनी बना लो। 1 पर्सन कंपनी बना लो। सर 1 पर्सन कंपनी बना के होगा क्या। पहली बात, इस केस में उसे दो बेनिफिट होते हैं कंपनी बनाने के। एक तो पहली बात, जब कंपनी कोई पर्सन बनाता है ना तो बैंक जो है उसे इजीली लोन दे देते हैं। बैंक से वो इजी लोन ले लेता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके ऊपर जो लाइबिलिटी का चांस है, जो लाइबिलिटी है ना वो लिमिटेड हो जाती है। सर लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है बिजनेस में लॉस हो गया, किसी आदमी को तुम्हें पैसा देना था, तुमने बिजनेस करा, बिजनेस फेल हो गया, तुमने पैसे लगाए अपनी तरफ से 10 लाख रुपए, बैंक से लिए 10 लाख रुपए, मार्केट से उठाए 10 लाख रुपए, ऐसे करके बिजनेस करना शुरू किया, बिजनेस फेल, जीरो हो गया बिजनेस। तुम बेचने निकल लेते, चाय की थैली पैक करा के तुम मार्केट में बेचना चाहते थे, हमारी चाय की थैली किसी ने ली नहीं, मार चाय को जो है थैली चूहे को उतर गए और बिजनेस फेल हो गया, पूरा लॉस हो गया। अगर तुम ये काम यहां सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में कर रहे हो तो लोग तुम्हारी बोटियां नोच लेंगे पैसे निकलवाने के लिए। बैंक भी तुम्हारे घर बिकवा देगा, तुम्हारा घर तक बिकवा देगा बैंक। तुमने पुरानी मूवीज में देखा होगा, बिजनेस फेल हो जाता था, परिवार समेत रोड पर आ जाते थे। देखिए कादर खान की मूवी, राजेश खन्ना की मूवी, उस टाइम में लोग जो है अपना सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में बिजनेस करते थे। मगर अब देश में चेंज आ चुका है, 1 पर्सन कंपनी एग्जिस्ट करती है। यानी कि उस पर्सन की जो लाइबिलिटी होगी तो उसने जितना कंपनी में पैसा लगा रखा है बस वहीं तक होगी, बस वहीं तक होगी। और अगर उसके पास पैसा देने के लिए नहीं है तो उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं और कहते हैं बस तुम अब फ्री हो। अब तुम्हारी जगह दूसरा पर्सन अपॉइंट हो जाएगा इस कंपनी को देखभाल करने के लिए, वो चलाएगा अपने हिसाब से। अगर उससे चली चली, नहीं चली तो सारी कंपनी सारे एसेट्स बेच के उसका पैसा बराबर कर देंगे, तुम साइड हट जाओ। ये काम इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में होता है आज के टाइम में। तुम साइड हट जाओ, तुम्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तुम 2 साल तक कोई बिजनेस मत करना, अब जो करना है वो अपने पैसे पे करना। क्योंकि हो सकता है यार बिजनेस करने निकले फेलियर हो गया, हर चीज तुम्हारे हाथ में थोड़ी है।
बिजनेस है, अनसर्टेनिटीज तो होंगी, ठीक है, मगर ऐसा है कि अगर बैंक का पैसा खा लिया तो उस केस में फ्रॉड के केसेस होते हैं फिर बाद में, ठीक है। तो इसलिए यहां दो फायदे होते हैं 1% कंपनी बनाने के इनफैक्ट। एक तो बैंक से लोन इजी मिलता है और उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ना सिर्फ बैंक से लोन इजी मिलता है बल्कि इसका एक बेनिफिट और है, जैसे कि तुम मार्केट में पैसा लेने जाओ, तुम्हारा बहुत बड़ा नाम हो, तुम्हारी अगर टोटल वर्थ 1 करोड़ की है तो तुम्हें बैंक 2 करोड़ रुपए दे पाएगा, ठीक है। मगर तुम कंपनी बनाए हुए हो, तुम्हारी वर्थ 1 करोड़ रुपए है, तो तुम्हें बैंक 10 गुना फाइनेंस कर सकता है, 10 करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि तुम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है सर, ऐसा क्यों, ये काम सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ क्यों नहीं कर रहे? इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप 1% कंपनी बना के काम करते हो ना, तो उस केस में यहां आप सारी चीजें 3 जगह फाइल कर रहे होते हो। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे फाइल कर रहे होते हो, एक इनकम टैक्स को बता रहे होते हो, एक इनकम टैक्स को बता रहे होते हो, और एक जीएसटी डिपार्टमेंट को बता रहे होते हो। तो तुम्हारी चीजें ना, सारी चीजें बिल्कुल फ्रीली घूम रही हैं। कोई भी पर्सन जाए, तुम्हारी वर्थ चेक करे और काम कर ले, तुम्हारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सारी चीजें उसे पता है। तुम कुछ भी छुपा नहीं सकते, तुम कुछ भी छुपा नहीं सकते। इसलिए यहां मैं उस पर्सन को सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर तुम्हारा विजन बड़ा है तो अनसर्टेनिटीज तो बिजनेस में पॉसिबल है, इसलिए तुम 1% बना के कंपनी काम करो। इसलिए कॉर्पोरेट के फॉर्म में ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी का केस है। इसीलिए एक वर्ड और सुना होगा तुमने कॉर्पोरेट के बारे में, इस कॉर्पोरेट जो है वो यहां कैसी होती है, बोलो भाई, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बहुत बढ़िया, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सर ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि जैसे ही बिजनेस में लॉस हुआ तो कहते हैं तुम्हारे घर से नहीं वसूलेंगे, जितना पैसा तुमने कंपनी में लगाया है बस वहीं तक तुम्हें रखेंगे। इसके अलावा यहां कंपनी के बारे में एक बात और कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन है। परपीचुअल सक्सेशन है मतलब तुमसे कंपनी नहीं चल रही ना, कोई बात नहीं, तुम हट जाओ, तुम्हारी जगह हम एक प्रोफेशनल अपॉइंट कर देते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वो कंपनी चलाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि चाहते नहीं है कि जो लोग बिजनेस में एंगेज हैं उनके बिजनेस बंद हो जाएं। कि बिजनेस बंद होने से गवर्नमेंट के ऊपर भी तो लोड आएगा, लोगों की जॉब जाएगी। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में फ्रॉड होता है तो क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाते हैं और उनकी जगह नई कंपनी उन्हें हायर कर लेती है और वो कंपनी चलाती है। बहुत सारी बार हो चुका है। जैसे कि कौन सा बैंक था अभी पीछे फेल हो गया था, यस बैंक, उसे दूसरे बैंक ने अपने अंदर मर्ज कर लिया और अब चला रहा है। जैसे वो कौन सी कंपनी थी, सत्यम, है ना, वो फेल हो गई थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा चला रही है। क्यों? क्योंकि जॉब चली जाएगी लोगों की, तुमसे नहीं हो पा रहा, चलो दूसरे आदमी को देते हैं जो बढ़िया काम कर सकता है। क्योंकि बिजनेस का फेलियर जो है ना वो दो रीजन से होता है। बिजनेस का फेलियर दो रीजन से होता है, तीसरा रीजन मिलेगा ही नहीं। एक है मिसमैनेजमेंट और दूसरा है पैसे की कमी। बिजनेसमैन का रोटेशन है, रोटेशन फंस गया, आप 1 मिनट में बिजनेस फेल। तुम्हें कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी किसी को पे करने की, 2 करोड़ रुपए, तुम नहीं पे कर पाए, तुम नहीं पे कर पाए, तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई, तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट बढ़ गया, बिजनेस फेल होता चला जाएगा। या फिर दूसरा है मिसमैनेजमेंट। बिजनेस आइडिया कोई खराब और अच्छा और बुरा नहीं होता, सारे बिजनेस आइडियाज काम करते हैं। तुम्हारा मिसमैनेजमेंट या तुम्हारे पैसे की कमी उसे रोक लेता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आज के टाइम में चलते हैं ना वेंचर कैपिटलिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा आइडिया बहुत बड़ा है, तो बैठे हुए हैं मार्केट में लोग, हमारे पास आइडिया लेकर आओ, हम फाइनेंस करेंगे तुम्हें, हम फाइनेंस करेंगे। जैसे कि बुक माई शो, एक छोटा सा आइडिया था, छोटा सा आइडिया, वेंचर कैपिटलिस्ट खोल के बैठे हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये भी तो कितने लोग दिमाग लगाए, इनोवेटिव आइडियाज कितने लेकर आए, इसलिए इन्होंने कहा हम अपनी कंपनी में एक अलग से ब्रांच खोल देते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट। तुम हमारे पास अपना बिजनेस आइडिया लेकर आओ,
हम इनवाइट करते हैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया को, हमें अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारा आइडिया ग्रो कर जाएगा, हम पैसा लगाएंगे। सर उन्हें फायदा क्या होगा, अब कहेंगे पैसा हमारा, तुम 50% के पार्टनर, 50% के पार्टनर हम, क्योंकि उनके पास भी तो आइडियाज लिमिटेड हैं, इसलिए वो इनवाइट करते हैं। वो शो चलते हैं ना आज के टाइम में, शार्क टैंक जैसे शो, एक्चुअल में दे आर वेंचर कैपिटलिस्ट आज के टाइम में मार्केट में, मगर हम बहुत पुराना देख रहे हैं। जब मैं इससे पहले मुंबई में जॉब करता था असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के तौर पर एक एमएनसी में, हम लोगों ने बहुत काम किया है, मर्चेंट बैंकर्स के साथ बहुत काम किया है, हमें तो पता है कैसे काम करती है। तो उस टाइम पर जो चीजें काम करती हैं वो इस तरीके से होती है, ये है कॉन्सेप्ट कंपनी का, ठीक है। और अगर सिंगल पर्सन वहां काम करने आ रहा है तो उस केस में वो कैसे काम करेगा, वो काम करेगा सोल प्रोप्राइटरशिप, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। सर अनलिमिटेड क्यों कर रहे हो, वो भी तो बिजनेस कर रहा है। अरे यार पैसा ही कितना लगा रहा है, कितना नुकसान कर लेगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 30 लाख, कितना नुकसान कर लेगा। और भाई तुम जब गवर्नमेंट को कोऑपरेट करने को तैयार नहीं हो, मतलब तुम जो है अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट दिखाने को तैयार नहीं हो, तो क्या पता तुमने कितना प्रॉफिट कमाया, तुमने कितनी जमा पूंजी अपने अंदर नीचे दबा के रख ली, हमें क्या पता चल रहा है। इसलिए तुम्हारे साथ हम नहीं खड़े। समझ आया कैसे कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं टू और मोर पर्सन की। देखो मैं फिर से कहूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच, मतलब तुम सारी चीजों को समझ सकते हो, क्योंकि तुम अगर केस जज बनोगे तो ना सिर्फ क्रिमिनल केसेस देखोगे बल्कि सिविल केसेस देखोगे। तो सिविल केसेस में भाई आज के टाइम में तो कोर्ट है ना जो कि कॉर्पोरेट के केसेस देखती है ना, कमर्शियल कोर्ट अलग से है, कमर्शियल कोर्ट अलग से बनी हुई है, उनका ज्यूरिसडिक्शन अलग है। तो क्या कभी कभी कमर्शियल कोर्ट में नहीं बैठोगे, नहीं साहब हमने तो कमजोर पढ़ा है, हमें सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम दो, ऐसे थोड़ी होगा यार। तो पढ़ने का तरीका वो हो ताकि तुम सामने पढ़ो तो तुम्हें पता हो कि काम कैसे होगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं आप लोगों से यहाँ टू और मोर पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, हैश लगा रहा हूँ, इसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस केस में टू और मोर पर्सन की। टू और मोर पर्सन, अगर ये लोग अब बिजनेस करना चाहते हैं, ये लोग अब बिजनेस करना चाहते हैं टू और मोर पर्सन, तो फिर से मैं इन लोगों का आइडिया पूछता हूँ, इन लोगों से इनकी कैपिटल पूछता हूँ, ग्रोथ पूछता हूँ कि क्या करना चाहते हैं। उसके बेसिस पर मैं इन्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम कॉरपोरेट में काम कर लो या फिर तुम नॉन कॉरपोरेट फॉर्म में काम कर लो, तुम कॉरपोरेट फॉर्म में काम कर लो या फिर तुम नॉन कॉरपोरेट फॉर्म में काम कर लो। सर कॉरपोरेट फॉर्म में कैसे और नॉन कॉरपोरेट फॉर्म में कैसे, मैं बताता हूं। कॉरपोरेट फॉर्म में दो तरीके से यहां काम किया जा सकता है। मैं इनसे पूछता हूं, क्या आपस में दोनों सगे भाई हो, क्या आपस में दोनों हस्बैंड वाइफ हो, ये बात मैं इनसे पूछता हूं। सर ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मैं इनसे कहता हूं अगर तुम आपस में यहां क्या हो, सगे भाई हो, सगे रिश्तेदार हो, तो तुम एचयूएफ बना लो, तुम एचयूएफ बना लो। मतलब हिंदूज में, हिंदूज में एक प्रजम्पशन है, यानी कि जो भी फैमिली रह रही है वो एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, यानी कि सब लोग मिलके रहते हैं, सब लोगों का बिजनेस एक है, सब लोग एक साथ खाते पीते हैं, ये एक प्रिजम्पशन है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का। सर ऐसा प्रिजम्पशन हिंदू लॉ में क्यों है, मुस्लिम्स में क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूं हिंदूज की, तो हिंदूज में जीवन जो है ना वो 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ब्रह्मा, गृहस्थ्य, वैश्य और उसके बाद सन्यास। यानी कि इसका मतलब है कि 25 साल तक तुम्हें ब्रह्मचार्य का जीवन गुजारना है, उसके बाद 25 से 50 साल की उम्र में तुम्हें गृहस्थी देखनी है, उसके बाद तुम्हारा जो जीवन है वो वनवास का होगा, और उसके बाद तुम सन्यासी हो जाओगे। ये तुम्हारे जीवन का काल है। इसलिए हिंदू की लाइफ में एक परिवार बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए यहां हम उसकी लाइफ में एक परिवार को यूनाइट कर रहे हैं, यहीं से उसकी लाइफ में कॉन्सेप्ट आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का। अगर हम ऋग्वेद को पढ़ें, धर्मशास्त्र को पढ़ें, तो हमें ऐसी बहुत सारी बातें मिलती हैं। मैं अगर हिंदू लॉ के बारे में आप लोगों को ओवर द टाइम बताऊंगा तो बताऊंगा इन सारी चीज़ों के बारे में कि चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ ज्वाइंट हिंदू फैमिली का प्रिजम्पशन होता है, इस ज्वाइंट हिंदू फैमिली के प्रिजम्पशन को हम लॉ में रिकॉग्नाइज करते हैं।
हम लॉ में इसे रिकॉग्नाइज करते हैं। इसे लॉ में रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या है? इसे लॉ में रिकॉग्नाइज करने का तरीका है कि मैं इस पर्सन का पैन कार्ड अप्लाई करूंगा। जब ये पैन कार्ड आएगा तो यहां अब इस पर्सन का नाम इस फोटो के साथ यहां कर्ता लिखा हुआ होगा, कर्ता बन जाएगा ये पर्सन। ठीक है, तो किस पर्सन को कर्ता बनाना है पूछ लेते हैं और उसके बाद पैन कार्ड अप्लाई कर देते हैं। पैन कार्ड आते ही अब ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, इसका रिकॉग्निशन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तौर पर हो गया। यानी कि अब ये लोग बिजनेस करते हैं एक्चुअल में लॉ की नजर में भी, वरना अभी तक वो रिलीजन के हिसाब से एक जैसे थे। ठीक है, अब यहां क्या हो रहा है, टेन अप्लाई कर दिया प्लस जीएसटी अप्लाई कर दिया और मैंने इन लोगों से कह दिया जाओ बिजनेस कर लो, जाओ बिजनेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जब ये लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कर सकते हैं, इन लोगों के पास पूरा राइट है, मगर इनके ऊपर लाइबिलिटी बड़ी कम होती है। यानी कि कितना भी बिजनेस कर रहे हो तो उसके बेसिस पर इनके साथ क्या बेनिफिट होता है, इन्हें सबसे पहली बात, इन लोगों के जो टैक्सेशन लाइबिलिटी है ना वो कम होती है। मोर ओवर जीएसटी जो है वो इन्हें हर महीने फाइल करना होता है, मगर जो है ना इनसे रिटर्न के पैसे लोग ज्यादा नहीं लेते, कि बिजनेस में लोग मान के चलते हैं कि भाई छोटा व्यापार कर रहा है अगर हिंदी अनडिवाइडेड फैमिली है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, दो जगह एक जगह रिपोर्टिंग है, इनफैक्ट जीएसटी में, इनकम टैक्स में तो साल में एक ही बार रिपोर्टिंग हो रही है, तो इसलिए पैसे भी लोग कम ले रहे हैं। तो मैं इन लोगों से कह देता हूं भाई तुम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तौर पर बिजनेस कर लो। अगर इन लोगों के पास यहां इन लोगों के पास यहां क्या है, ये लोग आपस में रिश्तेदार नहीं है, हो सकता है दो दोस्त फ्लैट पर बैठे हुए बिजनेस आइडिया आ गया हो, दो दोस्त है बिजनेस आइडिया आ गया हो फ्लैट पे बैठे हुए कि चल यार सुबह बिजनेस करते हैं, सीए के पास चलते हैं, आ गए मेरे पास। तो मैं इन लोगों से कहता हूं चलो ठीक है, तुम लोग ना पार्टनरशिप कर लो, तुम लोग पार्टनरशिप कर लो। अब जब तुम लोग पार्टनरशिप करना चाहते हो इसमें तुम क्या करना है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा तुम दोनों के बिहाफ पे मैं पैन कार्ड अप्लाई कर देता हूं, तुम लोगों के बिहाफ पे मैं जीएसटी अप्लाई कर देता हूं, और तुम लोगों के बिहाफ पे मैं एक डीड बना देता हूं, मैं तुम लोगों के बिहाफ पे एक डीड बना देता हूं। ये डीड जो है वो 750 रुपए की स्टैंप पेपर पे बनाई जाती है, 750 रुपए की स्टैंप पेपर पे बनाई जाती है। अब ये लोग तो आपस में भाई बहन है, भाई दोस्त हैं, मियाँ बीवी है, जैसे चाहे वैसे कर लें। अब ये दो लोग आपस में रिश्तेदार नहीं है, इसलिए सबसे पहले इनके बीच में डीड बनाई जाती है। यानी कि इस डीड में इन लोगों की आपस में रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या होंगी ये लिखा जाता है। रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या होंगी ये लिखा जाता है। सर इसे लिखने का पर्पस क्या होता है? इसे लिखने का पर्पस होता है यार दो लोग हैं जो आपस में रिश्तेदार नहीं है, मिलकर बिजनेस करने वाले हैं, तो इनका साथ लंबा होगा, तो इनके बीच में डिस्प्यूट्स कम से कम रहें, इसलिए सारी बातें लिख लो, सारी बातें लिख लो, ये बेहतर तरीका है। ये जो सारी बातें मैं लिख रहा हूं ना डीड के अंदर, ये मैं इन लोगों के बिहाफ पे लिखता हूं, और साथ में यही मुझे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने की जरूरत है, यही मुझे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने की जरूरत है। यानी कि मैं इस डीड में क्या क्या लिख सकता हूं, इनके रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज में मुझे क्या क्या लिखना चाहिए, मुझे लॉ में क्या लिखना अलाउ है, क्या लिखना अलाउ नहीं है, ये पार्टनरशिप है। ये सारी बातें आप लोगों को लॉ के फॉर्म में बताई गई हैं। सर क्यों बताई गई हैं? क्योंकि जो रीजन था वो ये था, यानी कि बिजनेस में लोग मोरालिटी के बेसिस पर चीजें गवर्न करने चाहिए थे, मगर लोग धोखेबाज होते थे, लोग धोखेबाज होते थे, इसलिए लेजिस्लेचर बीच में आ गया। लेजिस्लेचर बीच में आके कहता है कि भाई साहब तुम लोग ना अपनी चीजें लिखित में कर लो, जरूरी नहीं है लिखित में करो मगर कर लेनी चाहिए, जरूरी है। और अगर तुमने लिखित में कर ली तो उसके बाद तुम अपनी तरीके से डीड बनाना चाहते हो तो बना लो, मगर किसी आदमी ने डीड नहीं बनाई, कुछ बातें नहीं लिखी, तो जो मैं बातें बता रहा हूं लॉ के अंदर वो माननी पड़ेंगी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, क्या पार्टनर दो लोग मिलकर जो फ्लैट पर बैठ के दोनों दोस्तों ने सोचा बिजनेस करते हैं, अब ये बिजनेस कर रहे हैं, दोनों लोग सुबह चाय की दुकान खोलते हैं, चाय निकालते हैं, लोगों को बेचते हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा है। अब क्या ये दोनों लोग यहां बिजनेस से प्रॉफिट शेयर करेंगे? बिल्कुल करेंगे, यही तो पार्टनरशिप का पर्पस था।
अब इसमें से एक दोस्त कहता है यार मैं जुडिशरी की कोचिंग करना चाहता हूँ यार, मैं जुडिशरी की कोचिंग कर लेता हूँ, 6 महीने की बात है, 6 महीने तू बिजनेस देख ले। बोले ठीक है मैं देख लेता हूँ बिजनेस। अब वो बिजनेस देख रहा है 6 महीने। अब वो कहता है बोले यार तू अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर, मैं जो है ये बिजनेस देख रहा हूँ, मैं भी तो कुछ और काम कर सकता था, मैं भी तो कुछ और काम कर सकता था। तो अगर मैं कहीं नौकरी करता तो मुझे उसके बदले पैसे मिलते ना, और यहां बिजनेस से तू प्रॉफिट तो तू भी ले रहा है, जो हमारा तय था प्रॉफिट मैं भी ले रहा हूं, तो मुझे क्या एडिशनल मिल रहा है, मैं तो टाइम अपना एडिशनल और डिवोट कर रहा हूं। तो क्या मुझे सैलरी मिलनी चाहिए? मैं कहीं और नौकरी करता तो भी तो मुझे पैसे मिलते ना। अरे मैं कहता हूं हो सकता है मुझे 1,000 की जगह आदमी 500 रुपये रोज देता, मगर 15,000 रुपये महीना तो देता। तो क्या मुझे इस बिजनेस से सैलरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? तो ऐसी सारी बातों पर डिस्प्यूट होने लगता है लोगों के बीच में, बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए लेजिस्लेचर आके खड़ा हुआ, बोले पहली बात लोगों के बीच में बिजनेस का माहौल बना रहना चाहिए, बिजनेस का माहौल बना रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर ऐसे बिजनेस बंद होने लगे दूसरों के दोनों लोगों के बीच के डिस्प्यूट्स के बेसिस पर, तो ऐसे तो लोगों की जॉब जाने लगेगी। इसलिए लेजिस्लेचर ने यहां बीच में लोगों के बिजनेस करने की चीजों पर इंटरफेयर किया और एक लॉ लिख दिया जिसे हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं। अब जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिखा गया था ना, तो स्टार्टिंग में यहां इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लिखा गया था, यानी कि लेजिस्लेचर बीच में कूदा लोगों के बिजनेस करने पर, मगर उसे कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा बना दिया, उसे कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा बना दिया 1872 में। मगर जब 1872 का दौर था, तो वो दौर कौन सा था एक बार इसे समझते हैं कि 1872 के लॉ पर हमने जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन तोड़ के निकालकर एक नया एक्ट बनाया, ऐसा क्यों किया? ठीक है, इसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैं आप लोगों से कहूंगा हमें 1857 के रिवॉल्ट को याद करने की जरूरत है। 1857 के रिवॉल्ट को, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में इंडिया हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में इंडिया हुआ करता था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से इंडिया कहां चला गया? ये जो है क्वीन के हाथों में चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वीन के हाथों में चला गया। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल कर रही थी, तो उसका काम जो था ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना था और कुछ नहीं, उसका कोई और फोकस था ही नहीं। जब क्वीन आई, तो क्वीन का काम यहां एक्चुअल में इंडिया को कॉलोनी बनाना था। क्वीन का विजन बड़ा था, वो कंपनी थी उसका विजन छोटा था। क्वीन ने ना सिर्फ पर्पस था गवर्न करने का, ना सिर्फ पर्पस था गवर्न करने का, बल्कि प्रॉफिट कमाने का। क्वीन का विजन बड़ा था। इसलिए आप लोगों को जितने भी लॉ नजर आते हैं आज के टाइम में, वो सारे के सारे 1857 के बाद के नजर आएंगे, कोई भी 1857 से पहले का नहीं नजर आएगा, क्योंकि क्वीन का विजन गवर्नेंस का था। इससे पहले लोगों से एक्सप्लॉयटेशन के लिए लॉ बनते थे। जितने लॉ सोचना है उतने लॉ सोच लो, मगर सारे लॉ 1857 के बाद के मिलेंगे। क्या इससे पहले लॉ नहीं बनाए गए? बनाए गए, मगर कोई एनफोर्समेंट में नहीं है, सब 1857 के बाद के हैं। तो इसलिए ऑलरेडी धीरे धीरे करके लॉ आ रहे थे। फाइनली सिविल लॉस का भी नंबर आया, सिविल लॉस का भी नंबर आया, जहां क्वीन के बैठाए हुए लोगों ने लॉ बनाना शुरू किया। ये जो सिविल लॉस का काम था, ये थर्ड लॉ कमीशन के लोग कर रहे थे, ये थर्ड लॉ कमीशन के लोग कर रहे थे। इस थर्ड लॉ कमीशन में एक पर्सन थे सर जेम्स स्टीफन, जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट भी लिखा। यही पर्सन थे जो लोग काम कर रहे थे। इन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लिखा, ना सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बल्कि इंडियन एविडेंस एक्ट भी इन्होंने लिखा। जब ये लिख रहे थे ना, तो इनका पर्पस था यहां सारे कॉन्ट्रेक्चुअल लॉस को कंबाइन करना। यानी कि उस समय तक सिर्फ पर्पस था कि हम सारी चीजों पर गवर्न करना चाहते हैं, हर चीज में क्वीन के बताए हुए रूल्स फॉलो होंगे, हम ये कहना चाहते हैं। हर चीज में क्वीन का इंटरफेरेंस होगा, ये हम कहना चाहते हैं। इसलिए हर छोटी और बड़ी चीज पर लॉ बन रहा था, हर छोटी और बड़ी चीज पर लॉ बन रहा था। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बना, सारी चीजों पर बना। अगर आप देखोगे तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसके भी प्रोविजन यहां मिलते हैं। पहले
सेल्स ऑफ गुड एक्ट के प्रोविजन सेक्शन 176 से लेकर 123 के बीच में यहां एग्जिस्ट करते थे। इसी तरीके से पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन थे, इसी तरीके से बेलमेंट के प्रोविजंस थे, इसी तरीके से बेलमेंट के प्रोविजंस थे। ऐसे करके सारे प्रोविजंस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्ट करते थे। उस समय तो वो दिखाना चाहते थे कि एक्चुअल में हर चीज पर क्वीन की मर्जी चलने वाली है, तुम लोग क्वीन के हिसाब से जीना सीखो, ये बताना चाहते थे। मगर ओवर द टाइम ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड एक्ट में के प्रोविजन में इनका एक स्पेशल इंटरेस्ट डेवलप हो गया। सर ऐसा क्यों इंटरेस्ट डेवलप हुआ? ये मामला था पैसों का, यानी कि जो आदमी सेल्स में ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो आदमी यहां पार्टनरशिप करके बिजनेस कर रहा है, हम उसके लिए अलग से एक पूरी तरीके से एक सेपरेट लॉ लिख रहे हैं। सर सेपरेट लॉ लिखने से क्या होगा? सेपरेट लॉ लिखने से यहां दो चीजें होंगी। पहली बात, अब ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे, और जब ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने के लिए ये लोग लॉ के अंदर अपने आप को गवर्न करवाएंगे। इससे लॉ की नजर में क्या होगा? बिजनेस आने लगेंगे तो टैक्सेशन अपने आप बढ़ जाएगा, इसलिए ये दो लॉ लिखे गए। जैसे कि आज के टाइम में गवर्नमेंट क्या कहती है, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, यानी कि कंपनी बनाने का प्रोसीजर एकदम सिंपल। मुझे याद है जब मैं 2013 में कंपनी बनाता था ना, कंपनी बनाने में ना कम से कम टाइम लगता था 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का, इतना टाइम लगता था कंपनी बना। आज तुम मुझसे को कंपनी बनानी है तो कंपनी बनाने में मैं सिर्फ 4 घंटे लूंगा और कंपनी बना दूं। 4 घंटे में मात्र कंपनी बनती है। ऐसे टाइम बदल चुका है। क्यों सर, ऐसा क्यों कर दिया गवर्नमेंट ने? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि ऐसे जो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं ना, पर मॉनिटरिंग बड़ी मुश्किल होती है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, लोग बाहर से बिजनेस करने आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार यहाँ तो कोई अच्छा रेगुलेशन नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है हमारे अंडर में करो, पैसे दो हमें, हम पूरा प्रोटेक्शन देंगे। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी चीजें आई। पहले कंपनी बनाने के लिए ना लिमिट थी, 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल होनी चाहिए। आज पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 2 रुपए की शेयर कैपिटल की जरूरत है। क्या सर 2 रुपए में बनती है? नहीं, कहते हैं हमने तो कह दिया कि कुछ भी मत लगाओ, तुम बस कॉर्पोरेट फॉर्म में बिजनेस तो शुरू करो, तुम्हारा जब मन करे पैसे लगा लेना, तुम शुरू कर लो बस। पर्पस समझ आ रहा है लॉ लिखने का? ह्यूमन पहले, उसके रेफरेंस में लॉज आ रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? अब इसलिए यहां ये दो अलग अलग एक्ट आए, सेल्स ऑफ गुड एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट दोनों पास पास के हैं। 1930 का आप लोगों को सेल्स ऑफ गुड एक्ट मिलता है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का मिलता है। दोनों ऑलमोस्ट पास पास के हैं, ऐसा नहीं है दोनों में बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बात समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को? हम लोग पार्टनरशिप एक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं ये बात भी समझ आ रही है? क्योंकि हमें डीड बनानी सीखनी है। इस डीड में क्या रख सकता हूं, क्या नहीं रख सकता हूं, ये सारी चीजें हमें रखने की जरूरत है। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताता हूं, जब ये नया लॉ लेकर आया गया ना, तो इस लॉ को इस तरीके से लेकर आया गया, कहते हैं जो लोग पार्टनरशिप में एंटर होना चाहते हैं एंटर हो जाएं। जो लोग पार्टनरशिप में एंटर होना चाहते हैं, अपनी मर्जी है, एंटर हो जाओ। हम किसी पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगाएंगे कि तुम्हें पार्टनरशिप करने की जरूरत है, हम किसी पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं। जैसे कि जब जीएसटी आया तो गवर्नमेंट क्या कहती है, जो लोग जीएसटी में एनरोल्ड होना चाहते हैं अपनी मर्जी से हो जाओ, हम किसी पर कोई कंपल्शन नहीं कर रहे। स्टार्टिंग के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसे ही खींचा गवर्नमेंट ने
कि कोई कंपल्शन नहीं है, ताकि लोग अपने आप आगे बढ़ बढ़ के एक्सेप्ट करें। फिर एक नोटिफिकेशन आया, कहते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाएगा जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। जिस आदमी के पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो जीएसटी होल्डर जो सेलर है, वो उस पर्सन को माल नहीं बेच पाएगा, होलसेलर। अब जिसे माल खरीदना है वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड कराएगा। हो गया कंपलसरी। कहते हैं अभी भी हम नहीं कह रहे तुमसे, तुम बिजनेस करने वाले हो, तुमसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें बिजनेस में जीएसटी में नंबर लेना है। हम तो इससे कह रहे हैं कि तुम्हें माल नहीं बेचना है इसे, फिर तो अपने आप लेगा। यही खेल इन्होंने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के साथ खेला। जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया तो ये 1 अक्टूबर 1932 को सारे प्रोविजन आ गए। सारे प्रोविजन, हम नहीं कहेंगे किसी से कि तुम्हें पार्टनरशिप में आना है। फिर उसके बाद एक सेक्शन था, सेक्शन 69, ये आया 1 अक्टूबर 1933 को, एक साल बाद एग्जैक्टली। ये क्या बताता है? ये बताता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर तुमने फर्म को रजिस्टर नहीं कराया तो अब क्या होगा? कहते हैं अब कोई तुम पर केस फाइल कर सकता है, तुम किसी पर अपना पैसा वसूलने के लिए केस फाइल नहीं कर पाओगे। अब बताओ कौन नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? हर आदमी करने की कोशिश करेगा। और अब मैं बताता हूं, लोग ना इसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्या सर पार्टनरशिप फर्म सारी रजिस्टर्ड है? मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा आज भी नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी बड़ा छोटा बिजनेस कर रहा होता है, तो उसे लगता है कहाँ डिस्प्यूट हो रहा है, और एक्चुअल में ऐसा आदमी फंस जाता है बाद में। सर ऐसा आदमी क्यों कर रहा है, क्यों नहीं रजिस्टर्ड करा लेता? मैं बताता हूं क्यों नहीं रजिस्टर्ड कराता। मैं बताता हूं, बिजनेसमैन है, हमेशा पैसे पे रोता है। उसने पेन नंबर ले रखा है, उसने जीएसटी ले रखी है, और उसने अपनी डीड बना रखी है ₹750 के स्टैम्प पेपर पे। उसने अपनी डीड बना रखी है ₹750 के स्टैम्प पेपर पे। अब इस डीड को ना उसे रजिस्टर्ड करवाना होता है, उसे रजिस्टर्ड कराना होता है रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप पे। रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप एक पोस्ट है, इसके पास जाकर रजिस्टर्ड कराना होता है। ठीक है, जब इसके पास रजिस्टर्ड कराना होता है तो जिसमें जितने पार्टनर इसमें हैं, जितने पार्टनर इसमें हैं, ये सब रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के सामने अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके खड़े होंगे, और वहां रजिस्टर पर सिग्नेचर करके आएंगे, और इनकी रजिस्टर्ड डीड पर यहां रजिस्ट्रार एक सील लगा देगा कि अब तुम्हारी रजिस्टर्ड डीड रजिस्टर्ड हो चुकी। ठीक है, कायदे में इसके जो पैसे हैं रजिस्ट्रेशन के वो बहुत कम है, मगर अंडर टेबल फीस चलती है, अंडर टेबल फीस। और ये फीस ना 5,000 रुपए तक की है। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, जैसा मौका पड़े उसके हिसाब से। तो इसलिए जो आदमी है ना, वो ऐसी चीज को करने से बचता है बिजनेस में। अरे ठीक है बाद में देखेंगे। और मैं आपको बताता हूं, जब बाद में केस हम करने जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले कभी भी, जैसे कि खुद एज अ डिफेंडेंट हम किसी केस को देख रहे हैं, तो पार्टनरशिप ने केस फाइल किया, तो हम पार्टनरशिप में सबसे पहले यही देखते हैं कि एक्चुअल में क्या डीड रजिस्टर्ड है या नहीं, तब करते हैं। और अगर कोई हमारे पास ऐसा आदमी आ गया जिसने डीड रजिस्टर्ड नहीं करा रखी और अब वो केस फाइल करना चाहता है, तो हम कभी भी पार्टनरशिप के नाम से केस नहीं फाइल करते, फिर हम उस इंडिविजुअल के नाम से केस फाइल करते हैं। सामने वाला ऑब्जेक्शन लगाता है इस बात पर कि सर ये तो पार्टनरशिप के साथ बिजनेस किया गया था, ये तो पार्टनरशिप के साथ बिजनेस किया गया था, आप इस केस में इससे डीड के बेसिस पर कैसे काम करवा सकते हो? तो हम उसका रिप्लाई देते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है कि पार्टनरशिप हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? अभी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, ये क्लास का टाइमिंग आप लोगों का कितने बजे से कितने बजे तक था? हाँ, 9:45 से 11:30 तक का था ना? 11:30, ठीक है।
टाइम है आपके पास अभी? हाँ जी। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा था, इतनी बातें समझ आ रही हैं पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप कैसे काम कर रहे हैं? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप लोग भी बता दो एक बार। हाँ जी। तो ये पार्टनरशिप में इस तरीके से चीजें काम कर रही होती है। पार्टनरशिप एक्ट 1 साल बाद क्यों आया, ये भी बात समझ आई है। अब इसके रेफरेंस में मैं आप लोगों को थोड़ी सी आगे की बातें और बताता हूं। यहां मैं ये कहता हूं, अब आप जो है वो डीड लिखना चाहते हो। आप ये डीड लिखना चाहते हो तो डीड कैसे लिखेंगे, अभी इसके बारे में बात करते हैं। मगर इसके रेफरेंस में मैं आप लोगों को अभी इस पॉइंट की तरफ लेके आना चाहता हूं, एक बार कॉर्पोरेट फॉर्म में। हमें समझ आ गया कि हमें पार्टनरशिप क्यों पढ़ने की जरूरत है। हमें पार्टनरशिप इसलिए पढ़ने की जरूरत है क्योंकि मुझे डीड बनानी है। डीड में मैं क्या लिखूं, क्या नहीं लिखूं, ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं जब केस फाइल करने जाऊंगा तो मेरे लिए हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताता हूं, जब तक ना मैं कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर काम करता था, तब तक ना मैं एग्रीमेंट बनाता था, मेरा एग्रीमेंट बनाने का तरीका दूसरा था। बहुत सारे ना पॉइंटर्स लिखता था उसमें, बहुत सारे पॉइंटर्स, और उसके बाद मैं डीड दूसरी पार्टी से साइन करवाता था। फिर मैंने वकालत करनी शुरू करी। मैंने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के केसेस कंटेस्ट करने शुरू किए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के केसेस कंटेस्ट करने शुरू किए। जब मैंने वो केसेस कंटेस्ट किए तो मुझे टेक्निकल पॉइंट पता चले, और फिर जब मुझे टेक्निकल पॉइंट पता चले तो मुझे समझ आया कि डीड में पॉइंटर्स पे तो मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। डीड बनाने का तरीका दूसरा रखो। कैसे रखो अभी बताऊंगा आपको मैं, इसके बारे में बात करेंगे कि डीड बनाने का तरीका क्या होता है। और मैं बताता हूँ, नए वकील में और पुराने वकील में इसीलिए फर्क होता है। हम किसी आदमी से कहते हैं, कोई आदमी कहता है ना डीड में ये पॉइंट रख लो, मैं कहता हूँ रख लो। कैसे करते हैं अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को, पर इससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कॉर्पोरेट फॉर्म में हम क्या करते हैं। हाँ जी, भाई मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट फॉर्म की। इस पर हैश लगा रहा हूँ और इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट फॉर्म, अगर कोई आदमी कॉर्पोरेट फॉर्म में बिजनेस करना चाहता है तो ये क्या क्या कर सकता है ये समझना। इसके पास ऑप्शन है यहां एलएलपी बनाने का। इसके पास ऑप्शन है यहां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का। इसके पास ऑप्शन है यहां पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और एलएलपी, ये इसका पास ऑप्शन है। अब मैं कौन सा ऑप्शन किसे कब कहां कैसे सजेस्ट करूं कि तुम एलएलपी बना लो, तुम पार्टनरशिप बना लो, तुम प्राइवेट लिमिटेड बना लो, ये मैं कैसे सजेस्ट करूं। तो मैं उससे पूछता हूं कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, वो कहता है 2 हैं या 2 से थोड़े ज्यादा हैं। फिर मैं उससे पूछता हूं एक बात बताओ, सालाना बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, बिजनेस प्रॉफिट कितना होगा सालाना, कितने एक्सपेंसेस उठा लोगे, कितने एक्सपेंसेस उठा लोगे, यानी कि लीगल एक्सपेंसेस कितने उठा लोगे, इसके बारे में पूछता हूं। जब वो पर्सन मुझे बताता है कि ये चीजें हैं मेरी, तब मैं उससे कहता हूं तुम ठीक है। वो मुझे कहता है कि बिजनेस एक्सपेंसेस में कम उठा पाऊंगा, लीगल एक्सपेंसेस में कम उठा पाऊंगा, तो मैं उससे कहता हूं एलएलपी में चले जाओ। अगर मैं बात कहूं कि मेरे पास कोई पर्सन एलएलपी है, जिसकी एलएलपी मैंने बनाई है, एलएलपी में मेंटेन कर रहा हूं, तो मैं उसका इनकम टैक्स अकाउंट भी मेंटेन करता हूं, मैं उसका जीएसटी भी मेंटेन करता हूं, और उसका जो है मैं एमसीए का पूरा डेटा भी फाइल करता हूं। तो ये सारा काम मैं कर रहा हूं उसका। तो मैं उससे जो एनुअल चार्जेस लेता हूं ना, वो एनुअल चार्जेस ऑलमोस्ट 10,000 रुपए के हैं। ऑलमोस्ट 10,000 रुपए के चार्जेस हैं। ठीक है, ये जो 10,000 रुपए के चार्जेस हैं, ये एक्सक्लूडिंग ऑडिट फीस है। अगर ऑडिट होता है तो उस केस में हम ऑडिट के पैसे अलग से लेते हैं। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड है तो मैं उससे पूछता हूँ कितने लोग हो, तो कहता है 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं। मैं कहता हूँ विजन क्या है बिजनेस में, तो कहता है विजन जो है ना बिजनेस में बड़ा है मेरा। मैं कहता हूँ जैसे कि क्या क्या बिजनेस है, तो अगर वो मुझे सजेस्ट करता है कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, या फिर मैं आउटसाइड इंडिया भी चीजें एक्सप्लोर करूंगा, आउटसाइड इंडिया भी मैं चीजें एक्सप्लोर करूंगा, तो मैं उससे कहता हूं
ठीक है, अगर तुम आउटसाइड इंडिया इंडिया चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए प्राइवेट लिमिटेड बेस्ट ऑप्शन है। सर ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस कहीं ना कहीं चल जाएगा अगर सही काम काम करेगा। पहली चीज, थोड़े से इसके कंपैरेटिवली प्राइवेट लिमिटेड के कंपैरिजन में इसके लीगल एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। लीगल एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं सर। लीगल एक्सपेंसेस कैसे ज्यादा होते हैं? अगर एलएलपी में डायरेक्टर चेंज होना है, पार्टनर चेंज होना है, फॉर्म जो है कम पैसे का है। अगर एलएलपी बनानी है तो पैसे कम खर्च होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड बनानी है तो पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। 2-4 हज़ार रुपए का फर्क है बट होता है। अगर उसका एनुअल रिटर्न फाइल करूं तो 1,000 रुपए में हो जाएगा, इसका एनुअल रिटर्न फाइल करूं तो कम से कम 3,000 रुपए लगेंगे। ये डिफरेंस आते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस प्राइवेट लिमिटेड की लीगल एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा हैं मगर इसमें बेनिफिट ज्यादा है। बेनिफिट्स कैसे ज्यादा है? इसमें प्रोटेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। बैंक ज्यादा पैसा देने के लिए आपको तैयार हो जाते हैं। बैंक ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं बिजनेस को एक्सप्लोर करने के। कोई अगर केस फाइल करेगा तो प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, इसलिए हम प्राइवेट लिमिटेड सजेस्ट करते हैं। उसके बाद कोई पर्सन है जो कि पब्लिक कंपनी बनाना चाहता है, तो मैं उससे पूछता हूं कितने लोग हैं, तो कहता है 2 से ज्यादा लोग हैं। तो मैं कहता हूं पहली बात, अगर 2 से ज्यादा लोग हैं तो कम से कम 7 होने चाहिए। 2 से ज्यादा लोग हैं तो कम से कम 7 होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं इससे कहता हूं यहां 7 लोग होने के बाद बिजनेस का टाइप क्या है। अब वो बिजनेस की सोच ना उसकी बहुत बड़ी है, उसका बिजनेस आइडिया बड़ा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे ना बाद में आगे चल के कोई वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी है, अभी बिजनेस करना शुरू कर रहा है, पैसा इसके पास है, ये पैसा काम करेगा, मार्केट में ग्रो कर जाएगा। तो मैं उससे कहता हूं तुम ना पब्लिक कंपनी बना लो। सर ऐसा आप क्यों करते हो? क्योंकि इसके पीछे के 2 रीजन है। यानी कि इसे जो है बिजनेस में ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हर बार पूरा बैंक पैसा दे जरूरी नहीं है, इसलिए इसे ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत पड़ी तो 7 लोग तो हैं, 7 लोग से और जोड़ सकते हैं जी, बिल्कुल कितने भी जोड़ लो, कोई लिमिटेड नहीं है। तो ज्यादा लोग जोड़ेंगे, पैसा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। मोर ओवर इसके पास एक ऑप्शन और होता है, इसके पास ऑप्शन होता है पब्लिक लिमिटेड अगर करवा रहा है ये पर्सन, तो बाद में ये जो है ना पब्लिक में जाकर शेयर इशू कर सकता है। ये पब्लिक में जाकर शेयर इशू कर सकता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मुझे लग रहा है कि यार पढ़ा लिखा आदमी है, ग्रो कर जाएगा बिजनेस, सॉफ्टवेयर का बिजनेस करना चाहता है, दिमाग है इसके पास, तो उसके बाद मैं उसे सजेस्ट कर देता हूँ पब्लिक लिमिटेड बना दो। उसके बाद वो बाकी काम बिजनेस कर रहा होता है, मेंटेन हम कर रहे होते हैं, बहुत सारी ट्रांजेक्शन करता है, बाहर से बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, हम सब मैनेज कर रहे होते हैं। पता है उस बंदे का विजन ज़्यादा है, इसलिए हम उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए, पैसा ज़्यादा चाहिए होगा, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, वेंचर कैपिटलिस्ट है, और बाद में जब ग्रो करेगा तो एक नई कंपनी ना बनानी पड़े। अगर ये पब्लिक इशू में जाना चाहता है, इसी कंपनी से काम चल जाए। क्या सर आप हर आदमी को भाप लेते हो? मैं बोलूंगा 99%। 10 साल हो गए काम करते हुए मार्केट में, पता है कि कौन सा आदमी कितना ग्रो कर जाता है। और मार्केट में इससे पहले ऑलरेडी एक एमएनसी के लिए काम कर चुका हूँ, बहुत सारे लोगों से डील कर चुका हूँ, और प्रैक्टिस भी खुद कॉरपोरेट में है मेरी, तो इसलिए पता होता है कि कौन सा बिजनेसमैन कहाँ क्या कर रहा है। ऑडिट किए हैं लोगों के तो पता है ट्रांजैक्शन घुमानी कैसे होती है। हम किसी आदमी से नहीं कहते आओ हमें ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करो कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, तू हमें अकाउंट भेज दे, बाकी सब तो हम खुद कर लेंगे। ये बिजनेसमैन है, मैं उसे कन्वीनियंस नहीं दूंगा तो क्या मेरे पास आएगा? नहीं। बिजनेसमैन के लिए तो टाइम इंपॉर्टेंट है ना, पैसा तो वो मुझे दे ही रहा है, इसलिए मैं उसे पब्लिक कंपनी सजेस्ट करता हूँ। ज्यादा पैसा, पब्लिक इशू के चांसेस, प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा।